अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो कहानी है ये एक अच्छे थीम की कहानी है। इसमें एक अच्छा थीम है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका एंड ज़रूर सुने। तो दोस्तों, वैसे मैं कोई प्रोफेशनल शॉर्ट स्टोरी राइटर नहीं हूँ। कुछ अरसा मैंने रेडियो पाकिस्तान पे स्टोरीज पढ़ता रहा, लेकिन बस एक शौकिया तौर पर पढ़ता रहा हूँ। तो दोस्तों, मैंने सादत हसन मंटो साहब की मोज़ेल कहानी पढ़ने के बाद ये जाना कि आखिर राइटर्स कहानी लिखते क्यों हैं। वो अपने किसी थीम को बयान करना चाहते हैं। एक बार मैंने कॉलेज में अपने एक दोस्त फरीद को एक कहानी पढ़ाई। अपनी कहानी मेरी उसने पढ़ी जब, तो वो बेचारा रो पड़ा। मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि वो मैंने एक ऐसी कहानी उसको पढ़ा दी कि वो रो पड़ा मासूमियत की वजह से। जबकि राइटर तो सिर्फ अपने थीम थीम को पेश करने के लिए कहानी कह रहा होता है। तो अब वो कहानी एक थीम के ऊपर थी, असद के थीम के ऊपर थी। जैसे कि हमें कुरान पाक में अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है कि इस तरह से मेरे से मांगो कि मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, कि जब या अल्लाह हमें बचा ले हासिद शख्स से, कि जब वो हसद करने पे आ जाए, पूरी दुश्मनी पे आ जाए और कोई नुकसान पहुंचाने पे आ जाए, तो उससे आप हमें महफूज कर लें। तो बस इस यही थीम था उस कहानी के अंदर। अब उस कहानी के अंदर लाहौर के जो अंदरून लाहौर है, पुराना लाहौर, तो उसमें लोहारी दरवाजे में एक शख्स जाजो पतंगबाज की दुकान थी। तो तो वो अपनी कृपान से उसके तिनके वगैरह सीधे करता था और बड़ी तेज़ी के साथ जो है, महारत के साथ, वो चंद ही सेकंडों के अंदर पूरी पतंग तैयार कर लेता था। उसके दुकान के सामने एक जूतों का कारखाना था घर के अंदर। वो पुराने घर हैं, 100 200 साल पुराने घर हैं। तो वहाँ पर उसका कारखाना था ऊपर, और ऊंचे ऊंचे 3 3 4 4 मंजिला वो घर बने हुए होते हैं। तो ऊपर उसकी रिहाइश थी। तो वहाँ पर उसका बाप, एक लड़की बमला, वो हिंदू पुराना दौर दिखाया है उस कहानी में कि एक बमला लड़की, और नीचे वो उसके बाप का, बमला के बाप का जूतों का कारखाना था, और बिल्कुल सामने जाजो की दुकान थी। तो एक ताजर सुंदर, जो कि शालम मार्केट जो करीब ही है, लोहारी से निकलें तो शालम आ जाती है बैक साइड से, सॉरी दानी साइड से। तो बहरहाल वो बमला के बाप से जूते खरीदने आता है अपनी दुकान के लिए। तो एक दिन उसकी मुलाकात बमला से हो जाती है, उसका बाप नहीं होता। तो बमला कारखाने में आई होती है। तो वहाँ कहीं वो उससे बातचीत हो जाती है। वो बताता है कि आपके वालिद से सामान ख़रीदता हूँ, जूते ख़रीदता हूँ, तो अपनी दुकान के लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो ताजिर आता है उसका नाम सुंदर होता है। तो दोनों ही हम मज़हब होते हैं, उनकी आपस में बातचीत हो जाती है। तो उसके बाद फिर ख़त व किताबत उनकी शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। तो बहरहाल एक दिन बमला इसी तरह छत से कोई लेटर गिराती है नीचे, कागज़। तो वो कहीं सुंदर की नज़र नहीं पड़ती और जाजो उसको उठा लेता है। और जाजो उसके ऊपर जब पड़ता है तो उसके तन बदन में आग लग जाती है। ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तो आखिरकार जाजो जो है, मुमकिन है कि जाजो भी बमला को पसंद करता होगा, उसके दुकान बिल्कुल सामने थी, उससे शादी करना चाहता होगा। अब वो ये वाक़या देख के तो वो शदीद हसद में मुब्तला हो जाता है सुंदर से। और फिर एक दिन क्या होता है कि सुंदर की लाश जो है वो एक गली से मिलती है, लोहारी की एक गली से सुंदर की लाश मिलती है। तो उस लाश के गिर्द लोग इकट्ठे होते हैं, जाजो भी वहाँ पर आके खड़ा हो जाता है। तो वो लोगों में से एक सिख आगे बढ़ के उसके लाश का मुआयना करता है और कहता है कि यूँ लगता है कि किसी ने कृपान से इसका गला काट डाला है।
तो इस मौका पर जाजो की नज़र फ़ौरन अपनी दुकान पर जाती है और वहाँ पड़ी कृपान को वो देखने लगता है। यहाँ पे दोस्तों कहानी ख़त्म हो जाती है। तो बहरहाल ये इस मौजू पे थी, हसद के मौजू पे, लेकिन वो बेचारे फरीद भाई जो थे उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो मासूम थे, वो उन्हें बहुत बुरा लगा कि आखिर ये सुंदर क्यों कत्ल कर दिया गया इस कहानी में। तो उन्होंने कहा नवीद कहानी बहुत अच्छी थी। तो बहरहाल दोस्तों इस कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ इसका थीम अच्छा है। वो मैंने जैसे अर्ज़ की कि मैं कोई प्रोफेशनल शॉर्ट स्टोरी राइटर नहीं हूँ, बस एक शौकिया तौर पर कहानियाँ जो जहन में आती है वो सुना देता हूँ। तो दोस्तों इस कहानी के बारे में मैं कुछ यूँ कहना चाहूँगा। मियाँ साहब का एक बड़ा प्यारा शेर याद आ गया कि बोल मेरे देश अपने अंदर मोल ना पांदे कीमत। ये मोल ना पाले कीमत का मतलब ये कह लें कि व्यूज़ कोई नहीं है बहुत ज़्यादा, रीडर्स बहुत कम है। कभी कभार तो मैं अपनी कहानियाँ अपने किसी दोस्त को कोई समोसे वगैरह का लालच दे के तो उससे कहता था भाई मेहरबानी पढ़ लो। तो ऐसा भी रहा है, अभी भी ऐसा ही है। लेकिन बहरहाल मैं कहानी सही बताऊं तो अपने लिए लिखता हूँ, अपनी ज़ात के लिए, बाकी जो दोस्तों को। तो मियाँ साहब ने कहा कि दूर दराडे जिन्हों लब्बे तो जाने बड़ी गनीमत। इसका जो थीम है इसमें अब सारा थीम जो है वो मेरा अपना नहीं है, सारा थीम नहीं है। बहरहाल इंस्पायरेशन है एक बुज़ुर्ग तो कहीं के भी हों तो बड़े हैं उन जो इल्म हम तक पहुंचाते हैं। तो नाम है मारिया सैथनॉफ। ये बल्गारियन राइटर हैं, तो उनका एक थीम है ये। मुकम्मल तौर पर तो नहीं, वो एक मैं समझता हूँ कि क्योंकि देखिए दोस्तों इल्म जो है ये तो इसकी इंतहा कोई नहीं है। हर इल्म के ऊपर कोई और इल्म आ जाता है, तो जो जैसे जैसे हमें समझ लगती जाती है तो हमारा काम तो कलेक्ट करना है और बस उसको बयान कर देना है। और दोस्तों मैं ख़ुद अपने लिए भी ये दुआ करूँगा कि मैं खुद भी इस स्टोरी को पालूँ, मैं इस बामल हो जाऊँ। तो दोस्तों कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि तो इस स्टोरी को पाने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि एक शख्स अपने घर का दरवाज़ा खोलता है, तो साथ ही उसको अपनी बीवी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो ऊंची ऊंची आवाज़ में अपने शौहर को मुखातब करके बहुत गुस्से के साथ बोलती है कि ये देखो ये हमसायों के आमों के दरख्त के पत्ते जो हैं ये हमारे सहन में कितने ज़्यादा बिखर चुके हैं और मैं 3 दफ़ा सफाई कर चुकी हूँ लेकिन ये गिरे जाते हैं और अब मैं क्या करूँ, इस आम के दरख्त ने तो मेरा जीना दूभर कर दिया है। और अभी वो घर आया होता है तो वो इस किस्म के अल्फाज उसको सुनने को मिलते हैं वो परेशानी वाले। तो वो बीवी मुसलसल बोल रही होती है आप यकीन करो किसी दिन तेल छिड़क के आग लगा दूंगी इस दरख्त को मैं और ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी इस दरख्त को। और बहुत बुरा भला कहती है उस दरख्त को, हमसायों के दरख्त को, जिससे पत्ते गिर के उसके सहन में आ रहे होते हैं। तो बहरहाल वो खामोश होकर सुनता रहता है और वो कहता है थोड़ी देर में मुस्कुरा कर कि भाई आपकी मुश्किल का हल मैंने ढूंढ लिया है और ये रोज़ रोज़ का आपका मसला मैंने हल कर दिया है, तो आए मैं आपको बताता हूँ। तो वो अंदर बैठते हैं घर में जाकर सहन से। तो वो कहती है जी क्या? वो कहता है कि मसला का हल मैंने ये सोचा है कि हम भी थोड़ा आगे अपने सहन के अंदर इसी दीवार के साथ एक आमों का दरख्त उगा देंगे। वो कुछ सालों में बड़ा हो जाएगा और फिर जो हमारे आमों के दरख्त के पत्ते हैं वो हमसाये के घर में गिरेंगे और जब उन्हें सफाई करना पड़ेगी हमारे आम के दरख्त के पत्तों की, तो फिर उन्हें एहसास होगा कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो बीवी ये सुनकर खुश हो जाती है, कहती है ठीक है आप कल ही आम की गुठली ले आएँ तो मैं उसको बो दूँगी, तो मैं उसकी केयर करूँगी
और मैं जल्दी जल्दी उसको बड़ा करूँगी ताकि वो बड़ा हो और अपने पत्ते गिराए और हम सायों के घर में गिरें। तो बीवी बड़ा खुश हो जाती है ये प्लान सुन के। तो थोड़ी देर में वो कहती है कि लेकिन जब दरख्त बड़ा हो जाएगा तो उसके पत्ते हमारे साय में भी तो गिरेंगे, फिर मुझे दो दो दरख्तों के पत्तों की सफाई करना पड़ेगी। वो कहता है शौहर हंस के कि नहीं, उस वक्त आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा क्योंकि वो हमारा अपना दरख्त होगा, और जब हम अपने दरख्त के पत्तों को साफ करेंगे तो हमें कोई दुख नहीं होगा क्योंकि वो हमारा अपना होगा। और ये सोचकर कि जो मैं ना कर सकी वो आखिर मेरा दरख्त कर लेगा, तो बीवी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब यही बात अगले दिन वो अपने एक दोस्त को बता रहा होता है जो कि एक फैक्ट्री का मालिक है। तो वो दोस्त पुराने वक्त से ही इसका बेस्ट फ्रेंड रहा है और अक्सर ये लोग मिलते जुलते भी रहते हैं। तो इत्तेफाक से उसका दोस्त फैक्ट्री वाला, जिसकी एक एलईडी बल्ब्स की फैक्ट्री है, वो इसको अपने दोस्त को कॉल करता है जिसके घर में आमों का दरख्त है कि भाई मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ, मुझे कुछ परेशानी है, घरेलू मामले पे मैंने बात करनी है तुम्हारे से, तो मुझे आकर मिलो। तो वो मिलने के लिए जाता है, उनकी दोस्ताना बातचीत होती है और वो बातों बातों में ये वाक़या निकल आता है। तो ये वाक़या जब सुनाता है कि मैंने इस तरह से बीवी को घायल किया, उसके गुस्से को ख़त्म किया, तो वो दोनों दोस्त खूब कह कह मार के हंसते हैं। और फैक्ट्री वाला दोस्त उंगली के इशारे से अपने दोस्त को एक शेर सुनाता है और कहता है कि मिठा फल बेरी कहावे फिर भी मट्टे खावे, सबर देख तो इस बेरी दा फल ही लांदी जावे। और इस बात पे वो दोबारा कहका मार के हंसते हैं दोनों दोस्त। तो फिर वो पूछता है आने वाला दोस्त फैक्ट्री वाले दोस्त से कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुमने मुझे बुलाया था, क्या कोई मसला है? वो कहता है कि हाँ यार, मुझे घरेलू तौर पे कुछ काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। तो मेरे बीवी मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से बातचीत करती है और मुझे बहुत परेशान कर रखा है। छोटी छोटी बात के ऊपर कोई पुरानी बात निकाल लेती है, कभी उसको काफ़ी देर बयान करके तो मुझे हर्ट करती रहती है, मुझे बुरा कहती रहती है। तो बस इसलिए परेशान हूँ कि आखिर उसको क्या मसला पेश आया गया है कि अब वो मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करती है और मुझे हर वक्त ताना तशनी करती रहती है किसी न किसी बात के ऊपर। तो दूसरा दोस्त कहता है कि मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ, तो ये हालात तो मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसे ही रहे हैं और कई साल रहे हैं, तो मैं भी बहुत परेशान रहा हूँ। तो ये तो अब एक मामला जो है तो सबके साथ ही चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बीवियाँ जो हैं ये किसी शदीद तरीन ज़हनी परेशानी का शिकार हो जाती हैं, किसी हसरत का शिकार हो जाती हैं, इसलिए फिर अपने शौहर को बहुत सारा गुस्सा दिखाकर और ताना तशनी करके और उसे हर्ट करके उसकी इज्जत के साथ खेल कर तो वो फिर अपने आप को रिलैक्स कर लेती है। तो फैक्ट्री वाला दोस्त कहता है कि यार ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, इस तरह तो खुशी सब ख़राब हो जाती है और नफ़रत आती है दिल के अंदर। कहता है हाँ ये बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन फिर फैक्ट्री वाला दोस्त पूछता है कि फिर मुझे क्या करना चाहिए? तो वो शख्स कहता है कि मैं भी ऐसे ही बहुत कुछ सोचता था, वो कई साल मेरे हालात भी बहुत ख़राब रहे हैं, और मेरी बीवी जो है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया करती थी, ताने दिया करती थी, मेरे दिल का ख्याल नहीं किया करती थी
और मैं इस कदर परेशान हो गया था कि मैंने रिटायरमेंट के बाद एक गार्ड की नौकरी करने का फ़ैसला कर लिया। और ये गार्ड की नौकरी करने का सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद था कि मैं सुकून चाहता था और मैं खामोश होकर एक जगह बैठा रहना चाहता था। तो मैंने काफ़ी अरसे वो जॉब की। मैंने उस दौरान बहुत कुछ सोचा। मुझे लगता था कि ये जॉब मुझे बहुत सुकून दे देगी, लेकिन वहाँ पर मुझे कोई बात करने वाला नहीं होता था। तो आखिरकार फिर कुछ अर्सा के बाद मैं उस जॉब से बहुत ज़्यादा बोर हो गया। जबकि तुम जानते हो कि मेरी तबीयत ऐसी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैंने गार्ड की जॉब की जानबूझकर कि मुझे सुकून मिले, मैं खामोश, कोई मुझे कुछ कहने वाला ना हो और मैं साइड पर बस एक जगह बैठा रहूं। और तुम्हें याद है कि कॉलेज में मेरे बारे में मेरे दोस्त मुझे क्या कहा करते थे मेरे बारे में कि ये वो शख्स है, ये इतना खुश तबीयत का शख्स है कि इसके साथ इसका हाथ पकड़ के पूरी दुनिया का सफ़र किया जा सकता है। और मेरी ये हालत थी कि अब मैं गार्ड की जॉब कर रहा था, सिर्फ तशनी और हर वक्त की बुरा भला सुनने से बचने के लिए। जबकि मेरी पेंशन भी मुझे आ रही थी और मैंने एक अच्छी जॉब की थी, लेकिन अब मजबूरन मुझे ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा सुकून को हासिल करने के लिए। और फिर आखिरकार मैंने एक बात पाई। अभी वो ये बात कर ही रहा होता है कि बाहर से फैक्ट्री का एक मुलाजिम अंदर आता है और वो कहता है कि सर कुछ मसला हो गया है। तो फैक्ट्री वाला पूछता है कि क्या मसला हो गया है। तो वर्कर कहता है कि सर बाहर जो हमारा मेन बोर्ड लगा है ब्राइट लाइट एलईडी का, तो उसका ब्राइट वाला हिस्सा नहीं चल रहा है और खाली लाइट वाला हिस्सा चल रहा है। तो फैक्ट्री का ओनर जो है वो कहता है ठीक है मैं कुछ करता हूँ। वो अपने दोस्त से इजाज़त लेता है और अपना फ़ोन से एक इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन करता है कि भाई इस तरह मसला हो गया, आप आके ज़रा इसको देख लो, ठीक कर दो। और उसके बाद फिर वो अपने दोस्त से पूछता है कि हाँ फिर क्या तुम वो जॉब करते रहे और क्या अभी भी कर रहे हो? तो वो दोस्त कहता है कि नहीं अब मैं वो जॉब नहीं कर रहा हूँ, अलबत्ता मैं तुम्हें बता रहा था कि मैंने कुछ पाया। और वो मैंने ये पाया कि मुझे हर वो काम करना चाहिए जो ठीक हो और मुझे अच्छा लगता हो। तो मुझे ऐसे कामों की तरफ जाना चाहिए, ना कि मुझे यहाँ पर गार्ड बन के खामोश होके और पुरानी बातों को, पुरानी तकलीफ दे बातों को याद कर के अपने आप को जलाते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं ये सोचूं कि आखिर मुझे क्या क्या काम करने अच्छे लगते हैं, तो मुझे उन कामों में मसरूफ़ होना चाहिए। तो वो अपने दोस्त से कहता है कि इंसान को ऐसे काम करने चाहिए जो उसको पसंद हो। अगर उसे पैसा कमाना अच्छा लगता है तो उसे कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लेना चाहिए, कोई सप्लाई कर लेनी चाहिए किसी माल की। अगर उसे चॉकलेट्स अच्छी लगती हैं तो उसे चॉकलेट्स खानी चाहिए और एक हॉबी के तौर पे खानी चाहिए। अगर उसे मिठाई अच्छी लगती है, स्वीट्स अच्छी लगती हैं, तो उसको मिठाई खानी चाहिए। और अगर उसे किताबें पढ़ना अच्छी लगती हैं या न्यूज़ सुनना अच्छी लगती हैं तो उसको वो काम करना चाहिए। और अगर उसे हिस्ट्री अच्छी लगती है तो उसके बाद वो कहता है कि ये सब कुछ मुझे अच्छा लगता है। तो उसने कहा कि मैंने अपनी लाइफ को में ये सब कुछ करने का सोचा। मैंने मुताला करने का सोचा और फिर उसके बाद मैंने मिठाई खाने का सोचा कि मैं हर रोज़ मिठाई भी खाया करूँगा। और मैं सैर व तफरी का भी बहुत शौकीन हूँ, तुम जानते हो। तो मैंने फ़ैसला किया कि मैं हर कुछ अर्सा के बाद सैर के लिए कहीं शहर के करीब, फिर वो दोस्त से कहता है कि यार तुम्हें याद है ना कि हम सैर करने के लिए अपने शहर के इर्द गिर्द किसी देहात में चले जाया करते थे।
कुछ घंटों के लिए, और फिर हम आ जाया करते थे। याद करो कितना मज़ा आता था। अब तो बहुत अरसा हो गया कि हम कहीं घर पर गए नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी अपनी उदासी की वजह हमारी वो काम ना करना है कि जो हमें अच्छे लगते हैं, जो हम करना चाहते हैं। और यकीन जानो कि ये सब कुछ करके मुझे बहुत खुशी मिली। गार्ड की नौकरी से मुझे उदासी मिल रही थी और अब मैं बहुत खुश हूँ। और जो मेरी बीवी के तानो तशनी वाली बात है तो वो अब भी जारी है, लेकिन अब मैं हंसी मजाक के ज़रिए या बात को उसके फेवर में करके या उसके हाँ में हाँ मिलाकर तो उस बात को किसी तरह से संभाल लेता हूँ। और जानते हो ऐसा मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि मैंने ये जाना कि मेरी खुशी, मेरा सुकून इन सारी चीज़ों से बढ़ के है। और वो नफ़रतें जो दुनिया मुझसे करती है तो मैं उससे थोड़ा बुलंद हूँ, तो मुझे उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये सब नफ़रतें, ये सब बातें मेरे अपने सुकून को, मेरे आराम को, मेरी खुशी को ख़त्म कर डालती हैं। तो अगर मेरी खुशी मेरे लिए ज़्यादा कीमती है, मेरा सुकून मेरे लिए ज़्यादा कीमती है, तो मुझे फिर इन सब बातों की परवाह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और अपने सुकून और अपनी खुशी को बचा लेना चाहिए। दोस्त इंतहाई हैरानी के साथ इस शख्स को देख रहा होता है, फैक्ट्री वाला दोस्त। तो वो पूछता है कि यार तुमने क्या खूब बात कही है, वो मेरे दिल को बहुत तसल्ली मिली है। लेकिन एक बात मेरे दिल में और है, वो ये कि उन सोचों का, उन दुखों का क्या करें कि जो लोगों ने हमें दिए हैं। तुम जानते हो कि लोग हमें बहुत दुख दे जाते हैं। बाज़ औक़ात अपने मज़े के लिए हमारी हंसी उड़ा जाते हैं, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे हमारे घर में हो। तो अब उन दुखों का क्या करें जो याद बनकर हमें बार बार डसते हैं और उसके बाद हम कुछ कर भी नहीं पाते। तो दोस्त कहता है कि मैंने इस बात को भी पा लिया है, क्योंकि ये एहसास मुझे बहुत अरसे तकलीफ़ देता रहा है। पुरानी यादें, पुराने दुख, पुराने ताने और लोगों के किए हुए इस तरह के जुल्म जो लोगों ने मुझे हर्ट करके किए हैं, तो ये भी मुझे बहुत तकलीफ़ देते रहे हैं। लेकिन फिर मैंने जाना कि मुझे तो इन लोगों के ऊपर रहम करना चाहिए, अफसोस करना चाहिए कि वो लोग अपना ही नुकसान करते रहे हैं। वो मेरे साथ अच्छा सलूक करके उन्होंने जो चीज़ पा सकते थे वो नहीं पा पाए। अगर वो इस नफ़रत की बजाय मेरे साथ मोहब्बत करते, मेरे साथ अच्छा सलूक करते, मेरे साथ अच्छे तरीके से बात करते, तो फिर उन्हें जवाब में मोहब्बत मिलती, उन्हें कदर मिलती, उन्हें इज़्ज़त मिलती और उन्हें एक दोस्त मिले रहता। तो उन लोगों ने अपने साथ जुल्म किया है और वो काबिल रहम लोग हैं, तो हमें उन्हें काबिल रहम समझना चाहिए और अफसोस करना चाहिए उनके ऊपर, बजाय इसके कि हम उन तकलीफ़ों को याद करें। कि इंसान मुख्तलिफ़ तबीयतों के होते हैं। कुछ लोग इस चीज़ को अच्छा समझते हैं, तो हमें दुख करना चाहिए कि वो ऐसी तबीयत के थे और अपने काम में लगे रहना चाहिए और वो काम करते रहना चाहिए कि जो आपको खुशी देते हैं। तो ये सुनकर दूसरा दोस्त बहुत खुश होता है, फैक्ट्री वाला। कहता है यार तुमने मेरी बहुत सारी मुश्किल हल कर दी है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस पर अमल करूँ और तुम्हारे तरीके से ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करूँ। तो दोस्तों उसके बाद फिर उनकी मीटिंग ख़त्म होती है और फैक्ट्री वाला दोस्त कहता है और मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ूँ। तो वो बाहर जाता है और अपने दोस्त को दरवाजे तक छोड़ के आता है। जब दोस्त चला जाता है तो फैक्ट्री वाले की नज़र अपने साइन बोर्ड पर पड़ती है। इलेक्ट्रिशियन ने आके साइन बोर्ड ठीक कर दिया था और अब वहाँ पर खाली लाइट की बजाय पूरा ब्राइट लाइट लिखा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।